गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें हिंदी सीबीएसई बी कोर्स कक्षा 10वीं का लेसन 8 कारतूस पढ़ना है। इसके जो लेखक है हबीब तनवीर जी है। ये जो कहानी है ये कहानी 1799 की है, अर्थात जब हमारे भारत पर अंग्रेज़ सरकार थी। तो जैसे कि आपको मालूम है कि अंग्रेज़ इस देश में व्यापार का भेष धारण करके आए थे। तो ये जो लेसन है, तो ये लेसन पढ़ाने से पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि आपको बता देना चाहती हूँ कि इसके जो पहले का जो इतिहास है वो इतिहास किस प्रकार से है कि अंग्रेज़ इस देश में व्यापार का भेष धारण करके आए थे। किसी को कोई शक न हो इसलिए वे शुरू में व्यापार ही कर रहे थे, परंतु उनका इरादा केवल व्यापार करने का नहीं था। व्यापार के लिए उन्होंने जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, उस कंपनी ने धीरे धीरे देश की रियासतों पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। उनके इरादे जो थे, जैसे कि देशवासियों को अंदाज़ा हुआ, उन्होंने देश से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। यानी वो अंग्रेज़ भारत को सोने की चिड़िया समझ रहे थे और व्यापार का उद्देश्य छोड़कर वो यहाँ पर राज्य करने के लिए स्थापित हो चुके थे। और ये हमारे कुछ देशवासियों ने पहचाना और फिर उनको भारत से निकालने की कार्रवाई या प्रयास उन्होंने शुरू किया। तो बेटा प्रस्तुत पाठ में भी एक ऐसे ही अपनी जान पर खेल जाने वाले शूरवीर के कारनामों का वर्णन किया है, जिसका केवल एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेज को देश से बाहर निकालना, कंपनी के हुक्म चलाने वालों की नींद हराम करना। और वह इतना निडर था कि मुसीबत को खुद बुलावा देते हुए न सिर्फ कंपनी के अफसरों के बीच पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा आरोप दिखाया कि कर्नल के मुंह से भी उसकी तारीफ में ऐसे शब्द निकले जैसे किसी दुश्मन के लिए भी नहीं निकलते हैं। तो दरअसल ये जो प्रस्तुत पाठ है, इसमें अपने जान पर खेलने वाले शूरवीर के कारनामों का वर्णन किया गया है, जिसका केवल एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेज़ों को देश के बाहर निकालना। तो ये प्रस्तुत पाठ में लेखक ने 4 व्यक्तियों का वर्णन किया है। वो 4 व्यक्ति हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, कर्नल कालिंज है, लेफ्टिनेंट है और उसके साथ सिपाही और सवार है। तो ये जो छोटी सी नाटिका है बेटा, तो इसका जो अवधि है वो 5 मिनट है। ज़माना 1799 का है। समय रात्रि का है। गोरखपुर के स्थान देखो कहाँ का है कि गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। अभी यहाँ पर जो नाटिका दिखाई गई है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है, तो गोरखपुर के जंगल में यहाँ पर कर्नल कालिंज ने टेंट डाला हुआ है। खेमा यानी अस्थाई स्थान जो होता है रहने का, तो उसका जो अंदर का भाग है उसका यहाँ पर वर्णन किया है कि 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। अभी जंगल में कहाँ से लाइट आएगी, तो इसलिए जो बाहर की जो चांद और चांदनी की जो उजाला है, वही उजाला उनके खेमे पर बाहर से गिर रहा है और अंदर एक छोटा सा लैंप जल रहा था और 2 अंग्रेज एक दूसरे से बातें कर रहे। तो चलिए हम देखते हैं कि वो क्या बातें कर रहे। तो कर्नल क्या कहता है कि जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। अभी कर्नल ने ये जो विधान कहा, तो ऐसा क्यों कहा? अभी यहाँ पर जंगल ये स्टेटमेंट से आपको समझ में आता है कि जंगल कहा तो वहाँ क्या होगा, बड़े बड़े श्वापात पशु पक्षी हो गए, खतरनाक है ना। तो इसके सिलसिले में आपको बेटा पहला क्वेश्चन भी दिया गया है कि
कर्नल को जंगल की जिंदगी खतरनाक क्यों लग रही थी, है ना। अथवा कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगाया हुआ था। तो जंगल की जिंदगी खतरे की क्यों लग रही थी, मालूम है आपको। क्योंकि कर्नल हफ्तों से जंगल में डेरा डालकर बैठा है। इस दौरान उसके सिर पर शत्रु के आक्रमण के साथ साथ जंगली जानवरों का भी खतरा मंडराता है, और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जंगल की जिंदगी खतरनाक होती है ना। हमें अगर अकेले जंगल में छोड़ा तो हम डर जाएंगे कि नहीं, क्योंकि जंगल में अनेक बड़े बड़े प्राणी भी होते हैं। तो लेफ्टिनेंट कहते, हफ्तों हो गए या खेमा डाले हुए, खेमा यानी टेंट, अस्थाई स्थान रहने का। सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। ये बात सही है कि लेफ्टिनेंट को भी लगा कि सही बात है कि ये जंगल की ज़िंदगी है, ख़तरनाक है, और कई हफ्तों से हमने यहाँ पर अस्थाई स्थान डाले हुए हैं, और हमें हमारा जो उद्देश्य है वो वजीर अली को पकड़ना है, परंतु पता नहीं हम क्यों उसे पकड़ नहीं पा रहे। हम बहुत तंग हो चुके हैं, हम अभी कहीं संकट में ना आ जाए, और इसीलिए वो लेफ्टिनेंट कहता है कि वो वजीर अली इंसान है या भूत है, वो तो हाथ ही नहीं लगता। तो यहाँ पर बेटा ये जो इतना मैंने पढ़ा ना, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आता है कि कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था। अभी यहीं पर दिया है ना कि ये वजीर अली आदमी है या भूत, तो उन्हें उनका क्या कार्य था। तो क्या कह सकते हैं कि कर्नल कॉलिंज का खेमा वजीर अली को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से जंगल में लगा हुआ था। कर्नल को संदेह था कि वजीर अली जंगल में यही कहीं छुपा हुआ है, और बरसों से वह पूरी फौज की आंखों में धूल झोंक रहा है। जंगलों में अपने थोड़े से आदमियों के साथ भटक रहा था, फिर भी वह फौज के साथ नहीं आ रहा था, और यही कारण था कि वह कई हफ्तों से यहाँ पर गोरखपुर के जंगल में खेमा डाले हुए थे। तो इस प्रकार से हम उत्तर तैयार कर सकते हैं पूर्ण कहानी के ऊपर, पहला वाला। अभी कर्नल उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे क्यों याद आ जाती है ना। तो यहाँ पर पूछा है दूसरा क्वेश्चन भी इसी, जो मैंने ये जो इतना सा ये 2 लाइन जो पढ़ी इसी में है कि दूसरा क्वेश्चन वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे, मालूम है आपको, इसी में है, क्योंकि वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। तो क्या आंसर देंगे हम अपने राय से कि सिपाही वजीर अली से तंग आ चुके थे, क्योंकि हफ्ते से डेरा डालने और उसे ढूंढने के बावजूद भी वजीर अली पकड़ा नहीं जा रहा था। वे जंगल में रहते रहते परेशान हो चुके थे, और उन्हें लग रहा था वो आदमी है या भूत है। तो इस प्रकार से दूसरा सेकंड का उत्तर भी हम दे सकते हैं। अभी कर्नल कहते हैं कि उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामों की याद आती है। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। अभी यहाँ पर जो एक सेंटेंस है रॉबिन हुड आ गया है, तो रॉबिन हुड के ज़रिए क्वेश्चन पूछा है कि वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आती थी। क का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं रॉबिन हुड के बारे में आपको बता दूं कि रॉबिन हुड एक साहसी वीर था। वह किसी को भी चकमा देने में माहिर था। उसी प्रकार वजीर अली भी साहसी, हिम्मती व वीर व्यक्ति था। उसके साहस के कारनामे लोगों की जुबान पर थे। यह अंग्रेजी सरकार की पकड़ में नहीं आ रहा था। कंपनी के वकील को उसने उसके घर जाकर मार डाला था, और उसके बहादुरी भरे किस्सों के कारण ही
कर्नल को वजीर अली के अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद आती थी। यानी पूर्ण लेसन में जो 2-4 अंदर के पॉइंट है वो भी इसमें हम डाल सकते कि उसने कंपनी के वकील का खून किया था और इस प्रकार से वो वकील की हत्या अगर कर सकता है तो वो कितना जाबाज था। तो इस प्रकार से हम रॉबिन हुड से उसकी क्या कर सकते हैं, कंपेयर या सिमिलैरिटी बता सकते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। यानी जब अवध के गद्दी पर वो राजा बन के बैठा, यानी शुरुआत में जब अंग्रेज़ों का राज था तब अपने भारत में मोनार्की थी बेटा, यानी हर राज्य में राजा कारोबार चलाता था। तो जब ये अवध का राजा बना तो उस वक्त उसके पहले ही भी उसके दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी और केवल 5 महीने की हुकूमत में ही उन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था और अंग्रेज़ों को पूर्ण रूप से कामयाब नहीं होने दिया था। तो इस प्रकार से वो अंग्रेज़ों का दुश्मन था। लेफ्टिनेंट कर्नल कालिंजी सादत अली कौन है? अभी बातें करते करते लेफ्टिनेंट ने सादत अली के बारे में पूछा तो कर्नल कहता है कि आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। तो इस प्रकार से लेफ्टिनेंट फिर पूछते हैं कि ये कर्नल कालिंज, ये सादत अली कौन है? तो कर्नल कहते हैं आसिफ उद्दौला का भाई, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। तो इस प्रकार से बोले आसिफ उद्दौला, लेफ्टिनेंट क्या कहते हैं कि आसिफ उद्दौला और सादत अली दोनों भाई थे परंतु वो एक दूसरे के दुश्मन थे। बाकायदा जो आसिफ उद्दौला नवाब था अवध का तो उसे संतान की उम्मीद नहीं थी, संतान नहीं हो रही थी। तो सादत अली को लग रहा था कि भाई आसिफ उद्दौला के मृत्यु के बाद वही अवध के गद्दी पर बैठेगा, वही अवध का राजा या नवाब बनेगा। परंतु दरअसल बात हुई कि आसिफ उद्दौला को पुत्र संतान हो जाती है और जब वजीर अली का जन्म होता है तो उसके पैदाइशी उसका जो चाचा है सादत अली वो उसका दुश्मन हो जाता है। भाई के साथ साथ उसके भतीजे का भी दुश्मन हो जाता है और उसके मन में, सादत अली के मन में हमेशा मौत का ख्याल आता है कि दोनों में से एक की भी तो मौत होनी चाहिए या दोनों बाप बेटे की मौत होनी चाहिए। तो बेटा ये जो मैंने इतना पढ़ा तो इसके ऊपर हमें क्वेश्चन भी आ सकता है और क्वेश्चन है क्वेश्चन क 25-30 का, सादत अली कौन था और उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? तो पता है आपको, मैंने अभी बताया आपको कि सादत अली अवध के नवाब आसिफ उद्दौला का भाई और वजीर अली का चाचा था। और उसी में दूसरा क्वेश्चन है कि उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? कि आसिफ अली को जब तक संतान न थी तब तक सादत अली के अवध का नवाब बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन वजीर अली के पैदा होते ही उसका सपना क्या हो गया, टूट गया और उसे अपनी नवाबी खतरे में लगने लगी। अतः उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ से आप अपने राय से आंसर लिख सकते हैं। अभी आगे देखो, मगर सादत अली, लेफ्टिनेंट कहते हैं कि मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? अभी सादत अली को अवध का तख्ता ही क्यों, यानी अवध का सिंहासन ही क्यों अच्छा लगता था? तो यहाँ पर मसलहत यानी मसलहत का यानी मिस्ट्री यानी रहस्य जिसे हम कहते हैं, तो रहस्य इसका मतलब होता है रहस्य।
कि वो ऐसा क्या रहस्य था कि सादत अली को हमेशा अवध के तख्त पर ही बैठना था। तो कर्नल कहते हैं कि सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी जायदाद दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी मज़े करता है। यानी यहाँ पर उन्होंने बताया कर्नल ने कि सादत अली बिल्कुल हमारे जैसा ही ऐश पसंद है, नाच गाने नृत्य मदिरा वगैरह पीने का वो बड़ा शौकीन है। और इसलिए कर्नल कहता है कि उसने आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए कर्नल को देकर उसका स्वार्थ सिद्ध करने का षड्यंत्र यहाँ पर बनाया है। और इस प्रकार से वो हमसे मिल गया है, हमारा दोस्त है। तो सादत अली को किसी प्रकार का हमसे खतरा नहीं है और सादत अली से हमको भी कोई खतरा नहीं है। तो ये जो मैंने इतना कर्नल का जो डायलॉग पढ़ा, संवाद पढ़ा, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा क्वेश्चन क का थर्ड देखो 25-30 शब्दों में कि सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था। यानी कर्नल भी क्यों चाहता था कि सादत अली ही अवध के गद्दी पर बैठे, क्योंकि मालूम है वो क्या हो चुका था, बेचा गया था, है ना, वो बिक गया था। तो हम दरअसल अपनी राय में कैसे आंसर दे सकते हैं, इतने पैराग्राफ में उसका आंसर है कि सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का मकसद था अवध की धन संपत्ति पर अधिकार करना। सादत अली अंग्रेज़ों का मित्र था। सादत अली ऐशो आराम पसंद व्यक्ति था, है ना, यहाँ पर बताया है ना वो कैसा आदमी था। उसने आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए कर्नल को देकर उसका स्वार्थ सिद्ध करने का षड्यंत्र को सफल बना दिया था और अब सादत अली को किसी प्रकार का खतरा नहीं था। तो इस प्रकार से बेटा इसमें ये जो पूर्ण पैराग्राफ है, तो इसमें क का फर्स्ट क्वेश्चन आया है, क का सेकंड क्वेश्चन आया है और लिखित में क का फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आया है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से ये जो पेज है, तो इस पेज में हम कर्नल कालिज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था, मौखिक में बताया गया था ना, है ना। तो क्यों लगाया गया था खेमा जंगल में, क्योंकि कर्नल कालिज का खेमा वजीर अली को गिरफ्तार करने के उद्देश्य में जंगल में लगाया हुआ था। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, है ना। फिर वजीर अली के सिपाही क्यों तंग आ चुके थे, क्योंकि हफ्तों से डेरा डालने यहीं पर है उसका भी आंसर, और उसे ढूंढने के बावजूद भी वजीर अली पकड़ा नहीं जा रहा था और वे जंगल में रहते रहते परेशान हो चुके थे। तो ये जो मौखिक है, मौखिक का फर्स्ट एंड सेकंड इसी पैराग्राफ में आंसर है। उसके बाद हमने देखा लिखित क 25-30 शब्दों में कि वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आती है। तो इसके पहले हमें रॉबिन हुड की हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री मालूम होना आवश्यक है, क्योंकि ये सिर्फ इतना वाक्य दिया है और उसके बाद ये जो जाबाज कारनामा है, ये जाबाज कारनामा यहाँ पर वजीर अली का दिया है। उसके बाद अंदर और 2-4 कारनामे हैं, तो वो भी हम इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं। जैसे कि कंपनी के वकील का खून किया था और जब वो 5 महीने की तख्त पर अवध के गद्दी पर बैठा तो 5 महीने में उसने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था, है ना। तो इस प्रकार से उसकी सिमिलैरिटी रॉबिन हुड से की जाती है कि रॉबिन हुड भी एक जाबाज सिपाही था, योद्धा था, और वजीर अली भी एक जाबाज योद्धा है। उसके बाद जो क का सेकंड है कि सादत अली कौन था, उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा। तो ये जो हम मौखिक क का फर्स्ट
यहाँ से लेकर तो यहाँ तक क का फर्स्ट दे सकते हैं। उसके बाद हम जो क का सेकंड है शहादत अली कौन। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है शहादत अली कौन था, उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा था, क का सेकंड। तो जैसे कि मैंने बताया कि आसिफ उद्दौला का भाई है ना, यहाँ पर लेफ्टिनेंट ने पूछा है। तो यहाँ से लेकर क के सेकंड का आंसर है कि वो आसिफ उद्दौला का भाई था। और उसके बाद उन्होंने उसी में क्वेश्चन पूछा है कि वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा। तो आसिफ अली को जब तक संतान न थी तब तक शहादत अली के अवध का नवाब बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन वजीर अली के पैदा होते ही उसका सपना टूट गया और उसे अपनी नवाबी खतरे में लगने लगा। अतः उसने वजीर अली को पैदाइश अपनी मौत का ख्याल समझा, है ना। तो यहाँ तक क के सेकंड का आंसर हमें मिल सकता है। उसके बाद जो थर्ड क का थर्ड मैंने आपको कहा कि शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था। अभी कर्नल का क्या मकसद था, तो यहाँ से कर्नल, तो शहादत अली हमारा दोस्त है, तो कर्नल क्या कहते हैं कि क का थर्ड है ये क का थर्ड, कि शहादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी मज़े करते हैं। यानी शहादत अली को तख्त पर बिठाने का कर्नल का मकसद था कि अवध की जो संपत्ति है, धन संपत्ति है, वो धन संपत्ति पर अधिकार करना। और शहादत अली अंग्रेज़ों का मित्र था। शहादत अली ऐशो आराम पसंद करता था, है ना, यानी अंग्रेज़ों के जैसा ही वो आदमी था, यानी दोनों में सिमिलैरिटी थी। उसने आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए कर्नल को देकर उसका स्वार्थ सिद्ध करने के षड्यंत्र को सफल बना दिया था। यानी इस प्रकार से वो खरीदा गया था, किसके हाथों, कर्नल के हाथों, यानी उसने स्वयं को ही बेच दिया था। और अब शहादत अली को किसी प्रकार का खतरा नहीं था, क्योंकि उसके षड्यंत्र में अंग्रेज भी शामिल हो चुके थे।